औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस खूबसूरत से सफ़र के लेक्चर नंबर 6 में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कमेंट्स क्या होते हैं, हम कमेंट्स सी लैंग्वेज में क्यों इस्तेमाल करते हैं और कमेंट्स इस्तेमाल करने का हमें प्रोग्रामिंग में फ़ायदा होता है तो फिर क्या फ़ायदा होता है, ये हमने बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो इसी से हम आगे अपना आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा जो आज के जो टॉपिक होंगे जो हमने कवर करना है इंतहाई इम्पोर्टेंट भी हैं और प्रोग्रामिंग के लिहाज से प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत पहले नंबर पर आते हैं। वो टॉपिक है बच्चों आपके पास पहला कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह के कॉन्स्टेंट्स यूज़ होते हैं, हम ये देखेंगे टाइप्स कितनी हैं, इन पर बातचीत होगी और इसको हम प्रोग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश भी इंशाल्लाह करेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स के गिर्द आज का हमारा लेक्चर सारा कवर होगा। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर का। अब बेटा देखिएगा कॉन्स्टेंट्स शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर आपने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की टॉपिक को समझना है तो आई थिंक वो आपको आनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। बेटा वो आपके पास जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है आपके पास कैरेक्टर सेट की, कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। अगर हम इसे डिफ़ाइन करना भी चाहें तो इस तरह करेंगे, द कैरेक्टर सेट ऑफ सी रिप्रेजेंट्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और एनी सैम्पल यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। जो कैरेक्टर सेट होते हैं सी के अंदर या सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं यानी ABC, डिजिट्स यानी आदाद यानी गिनती 1 2 3, या फिर अलामात होती हैं जैसे मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, @ हैश, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये तमाम जो सी अलामात भी होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर कैरेक्टर सेट बनाती हैं। अगर हम इसके टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए ज़रा, लेफ़्ट साइड पर टाइप्स हैं और राइट साइड पर आपके पास कैरेक्टर सेट लिखे हुए हैं। एक होता है आपके पास अपर केस अल्फ़ाबेट्स, अपर केस अल्फ़ाबेट्स में आपके पास कैपिटल ABC आ जाती है, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में आपके पास क्या आ जाती है, स्मॉल ABC। देन डिजिट्स में आपके पास 0 से लेकर 10 तक या ऐसो, क्योंकि देखिएगा 0 से लेकर 9 तक आपके पास तमाम डिजिट्स आ जाते हैं, इन्हीं डिजिट से मिलकर आगे तमाम गिनती बननी होती है। तो डिजिट्स भी आपके पास कैरेक्टर सेट ही है सी के अंदर। स्पेशल सैम्पल्स में मुख्तलिफ अलामात देखिएगा जैसे @ हैश, $, परसेंटेज एंड एसोन, ये ब्रैकेट्स, ये तमाम जो से ये भी आपके पास कैरेक्टर सेट हैं, बट ये सैम्पल्स स्पेशल सैम्पल्स के कैरेक्टर सेट हैं। इसी तरह लास्ट में देखिएगा वाइट स्पेसेस, जिसमें आपके पास आ जाता है सिंगल स्पेस, टैब, न्यू लाइन, ये भी आपके पास कैरेक्टर सेट ही होते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिएगा, दीज अल्फ़ाबेट्स, digits and special symbols when combined in an allowable manner form constants, variables and keywords reserved words। कि जब ये हरूफ तहजी या आदाद या फिर ख़ास किस्म की अलामात को आप किसी ख़ास अंदाज से जोड़ते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे समझिएगा, जैसे हमने क्या किया, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लोअर केस लेटर्स को जब मिलाया, INOT को एक इस अंदाज से मिलाया तो ये इंट बन गया। और सी लैंग्वेज के अंदर इंट ये डाटा टाइप को शो करता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इंटीजर टाइप डाटा को प्रोग्राम के अंदर शो करवाने के लिए। हमने क्या किया, लोअर केस लेटर्स को मिलाकर इस अंदाज से मिलाया कि हमारे पास इंट बन जाए, ठीक है। इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि इन्हीं स्पेशल कैरेक्टर से मिलकर हमारे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनेंगे। एक और मिसाल से समझिएगा ज़रा, जैसे लिखा हुआ है 23, अब 2 और 3 आपके पास क्या है, 2 डिजिट्स हैं। जब इनको अलाउेबल मैनर में आपने अरेंज किया आपके पास 23 बन गया, 23 आपके पास एक कॉन्स्टेंट्स बन गया। एक और मिसाल से समझिएगा ज़रा, अब देखिएगा आपने क्या किया, इसमें CLASS, सी आपके पास क्या है, अपर केस लेटर, LASS आपके पास क्या है, लोअर केस लेटर। जब आपने इन कैरेक्टर्स को आपस में मिलाया तो आपके पास एक वेरिएबल बन गया क्लास नाम का। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई कि कैरेक्टर सेट से ही आपके पास कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है आपके पास कॉन्स्टेंट्स।
कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स क्या हैं, अब उन पर बातचीत शुरू हो जाएगी। अब बेटा अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट्स की टाइप पर, तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स की दो टाइप निकलती है, एक आपके पास होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और एक आपके पास होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट होता है उसकी फर्दर टू टाइप्स आती हैं, एक आपके पास होता है इंटीजर और दूसरा आपके पास होता है रियल। आगे देखिएगा कैरेक्टर की दो टाइप्स निकलती हैं, वो एक होता है आपके पास सिंगल कैरेक्टर और एक होता है आपके पास स्ट्रिंग। तो बारी बारी हम इन सब पर बातचीत करेंगे और इनको समझने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब बेटा देखिएगा अगर हम समझें कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती, ना हो सकती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे समझिएगा ज़रा, हैज़ डिफाइन पाई 3.142857। ये जो पाई है ये असल में ना वो पाई की वैल्यू होती है जो फिक्स होती है 3.142857, ये कॉन्टीन्यूसली। अब अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे सपोज करो आपने एक सर्कल आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप कोई सर्कल का रेडियस एंटर करो तो आपके पास पूरे सर्कल का एरिया आ जाए। अब उसमें पाई की वैल्यू आप इस डायरेक्टिव हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव के ज़रिए फिक्स कर सकते हो। हम एक प्रोग्राम के ज़रिए बनाते हैं, फिर इसको देखते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलते हैं हम अपनी आईडी की तरफ। अब बेटे देखिएगा ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ द सर्कल। हमने एक प्रोग्राम लिखा। अब इसमें हमने क्या किया, पहले हमने हेडर फाइल्स को ऐड किया। हेडर फाइल्स को ऐड करने के बाद ये कमेंट देखिएगा, ये दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल, के किसी सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है, जिसमें हमने पाई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स की है। हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट मैक्रो को फिक्स करने के लिए होता है। अब देखिएगा ज़रा ये लिखा कैसे जाता है, पहले आप लिखते हो हैश, फिर डिफाइन लिखते हो, फिर आपने यहाँ पर दिया स्पेस, फिर लिखा वेरिएबल का नाम, हमने वेरिएबल पाई लिया तो पी आई लिखा, फिर पाई के बाद हमने देना होता है स्पेस दिया, फिर आपने लिखनी होती है वैल्यू। हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 3.142 समथिंग। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पर मेन फंक्शन लगा दिया, फिर हमने यहाँ से बॉडी स्टार्ट अपनी कर दी। हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का जिसमें एरिया आपके पास आ गया, फिर हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया रेडियस एक वेरिएबल है और इसमें इंटीजर टाइप का डाटा यूज़ होता है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ आउटपुट स्क्रीन पर शो करा कि एंटर द रेडियस, कि आप रेडियस एंटर करो। ठीक है, और ये फंक्शन यूज़ किया ताकि वो हम ये यूज़र जो प्रोग्राम जो क्या कहते हैं जिसने प्रोग्राम लिखा है वो यूज़र से इनपुट लेगा कि आप जनाब रेडियस एंटर करें। जब जो आपके पास कंज्यूमर का जो प्रोग्राम जिसके लिए प्रोग्राम बनाया गया होगा वो खुद रेडियस एंटर करेगा जो उसने एंटर करना होगा। फिर जैसे रेडियस एंटर होगा, रेडियस एंटर करते ही आपका ये वाली लाइन रन होगी जिसमें फार्मूला लगा है कि एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल इज, जो आपने रेडियस एंटर किया होगा उस हिसाब से। हम इसे पहले करते हैं कंपाइल, अब हम इसे कर देते हैं रन। अभी देखिएगा आउटपुट स्क्रीन पर एंटर द रेडियस, जनाब रेडियस को एंटर करो। तो ठीक है, हम रेडियस एंटर करते हैं। सपोज करें मैं एंटर करता हूँ 5 एंटर किया। एंटर करने के बाद तो जनाब मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द सर्कल इज़, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है कि जिस सर्कल का रेडियस होगा 5 उसका आपके पास जो एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था कि आपको पता चल जाए कि जो आप कॉन्स्टेंट डिफाइन करोगे वो किस तरह कर सकते हो। इस तरह भी आप कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर सकते हो इस डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए। तो चलते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अब बेटा ये तो बात होगी कॉन्स्टेंट्स की, अब हम कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स पर जाते हैं। कौन सी हैं, एक है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और एक आपके पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स को। अगर हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की बात करें, नंबर्स आर रेफर टू एज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। जो नंबर होते हैं ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो 1 2 3 आपके डिजिट होते हैं ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर यूज फॉर न्यूमेरिक पर्पसेस, ये न्यूमेरिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके है,
अब देखिएगा नेक्स्ट, इट कंटेन 0 to 9 डिजिट्स। अब जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये डिजिट्स पर मुश्किल होते हैं। अब देखिए 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा यहाँ तक ये आपके पास डिजिट्स हो गए। अब इन्हीं डिजिट्स से मिलाकर तो आगे तमाम डिजिट्स बनते हैं, ठीक है। मसलन देखिएगा मिसाल के तौर पर 54 लिखा हुआ है। अब देखिएगा 5 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, इन्हें कंबाइन किया तो आपके पास 54 बन गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की एक सिंपल सी मिसाल आपको दी है। आगे देखते हैं। अब बच्चे देखिएगा ज़रा, जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब 54 देखिएगा अगर लिखा हुआ था तो उसके साथ आप कोई साइन नहीं था, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता फिर ऑफिस है उसके साथ पॉजिटिव साइन था तो प्लस 54 लिखा हुआ था, ठीक है। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। डेसिमल पॉइंट्स, अब जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। शायरी में भी वैल्यू इसमें आ सकती हैं। अब हम इनकी टाइप्स पर आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं तो देखते हैं। दीज आर द वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, ये वो वैल्यूज होती हैं जिसका शायरी वाला हिस्सा नहीं होता, यानी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इसे समझते हैं ज़रा, देखो ये एग्जाम्पल 235। अब देखिएगा ये 235 यहाँ पर कोई शारिया लिखा हुआ है लास्ट में, जैसे 235.2 समथिंग कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें शायरी वाला हिस्सा नहीं होता, डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होता, वो आपके पास इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ 235 आपके पास एक इंटीजर है। नेक्स्ट देखिएगा, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इफ़ द वैल्यूज इज नॉट प्रिसीडेड बाय अ साइन, अगर आप कोई वैल्यू लिखते हो और उसके साथ कोई साइन नहीं लगाते हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो फिर वो पॉजिटिव कंसिडर ही होगी। मिसाल के तौर पे यहीं पर देख लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है 235, इसके साथ हमने कोई अलामत नहीं लगाई लेकिन हमें पता है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती वो पॉजिटिव ही होता है। अब बच्चे देखिएगा मिसाल के तौर पर कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हो क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट भी। अब देखिएगा 1256 लिखा हुआ है, इसमें शायरी वाला हिस्सा भी नहीं है तो ये मतलब इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है। अब इसके साथ अलामत भी कोई नहीं लिखी हुई तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव की अलामत इसके साथ है। इस तरह 30100 को देख लीजिएगा, ये भी पॉजिटिव है। अब ये 55 ये लिखा हुआ है, ये भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ही है। और इंटीजर किस वजह से, क्योंकि इसमें शायरी वाला हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा -54 लिखा हुआ है, अब जैसे ही माइनस का साइन लग गया तो इसका मतलब कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। इस तरह ये -2349 भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर की ही मिसाल है, ठीक है। चलिए आगे। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स, फ्लोट कॉन्स्टेंट्स या फिर रियल कॉन्स्टेंट्स। जो रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको फ्लोट कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। अगर हम इनको डिफाइन करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, दीज आर द वैल्यूज़ विद अ डेसिमल पॉइंट, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें शायरी वाला हिस्सा मौजूद होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखिएगा 235.567 लिखा हुआ था। अब देखिएगा वो इंटीजर कॉन्स्टेंट में क्या था, वहाँ पर सिर्फ 235 यानी कि शायरी वाले शायरी की बात इनसे नहीं होते थे, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या रियल कॉन्स्टेंट्स में शायरी वाला हिस्सा मौजूद होता है, ठीक है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय अ साइन, अगर आपने किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं लगाया, इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो फिर वो पॉजिटिव ही कंसिडर होती है, ठीक है। अब इट हैज़ टू पार्ट्स, डेसिमल पार्ट्स एंड होल पार्ट। बेसिकली इसके दो हिस्से होते हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स के या फ्लोट कॉन्स्टेंट्स के दो हिस्से होते हैं। इसको ज़रा समझिएगा, अगर मैं लिखता हूँ 23.46, इसमें जो 23 है ये हिस्सा आपके पास है होल पार्ट यानी कंप्लीट हिस्सा, और जो ये 46 लिखा हुआ है इसको आप कहते हो डेसिमल पार्ट। तो हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो डेसिमल पार्ट और होल पार्ट से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलें आगे। अब बेटा देखिएगा ज़रा, अगर हम बात करें सिंगल कैरेक्टर की कि सिंगल कैरेक्टर्स क्या होते हैं तो समझिएगा इसे ज़रा गौर से।
एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, कि कोई सा भी एक लेटर, अपर केस लेटर, अपर केस हो, डिजिट हो, पंक्चुएशन मार्क्स हो, स्पेशल अलामात या स्पेशल सिंबल्स हो, और उनको अगर आप सिंगल कोटेशंस में बंद करते हो तो आपके पास वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसे ज़रा समझिएगा। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 5 को आपने सिंगल कोटेशन में बंद किया हुआ है तो ये आपके पास एक सिंगल कैरेक्टर है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास लिखा है 7, 7 को आपने सिंगल कोटेशन में बंद किया, ये आपके पास सिंगल कैरेक्टर है। सेम एज इट इज़ इसी तरह आपने जब स्मॉल लेटर ए को इनक्लोज किया सिंगल कोटेशन के अंदर, ये भी आपके पास एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, इसी तरह ये कैपिटल लेटर को, आप कैपिटल लेटर को भी अगर सिंगल कोटेशन में बंद करते हैं तो ये आपके पास सिंगल कैरेक्टर ही बनेगा। अब इसी तरह स्पेशल सिंबल आ जाता है, स्पेशल सिंबल को आपने सिंगल कोटेशन में बंद किया, ये भी आपके पास एक सिंगल कैरेक्टर ही बन जाएगा एज यूजुअल, ये सेमीकोलन भी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही समझिएगा, ये बहुत मज़े का भी और इंटरेस्टिंग भी है कि अ डिजिट यूज एज कैरेक्टर, कि एक डिजिट अगर आप उसे कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिट यूज एज एन इंटीजर कॉन्स्टेंट, तो वो इंटीजर कॉन्स्टेंट से डिफरेंट ही होगा। इसे ज़रा समझिएगा। अब देखिएगा जैसे अगर आप सिर्फ बात करें 9 की और 8 की, 9 और 8 को आप जमा करते हैं तो वो 17 आता है, लेकिन जब आपने 9 के ऊपर ये कोटेशन लगा दी, सिंगल कोटेशन लगा दी, और 8 के ऊपर भी कोटेशन लगा दी, फिर अगर आप 8 और 9 को जमा करेंगे तो फिर वो 70 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब इन पर 9 पर कोटेशन नहीं थी तो वो एक इंटीजर कांस्टेंट था, और जब इस पर आपने सिंगल कोटेशन लगा दी तो वो सिंगल कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर बन गया, और सिंगल कैरेक्टर डिफरेंट होता है इंटीजर कांस्टेंट से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसी डेफिनेशन को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। इट इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल सिंबल इनक्लोज इन अ सिंगल कोटेशन। जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं, जब आप किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी डिजिट को या किसी भी अलामत को सिंगल कोटेशन में बंद करते हो तो आपके पास एक सिंगल कैरेक्टर बन जाती है। ठीक है, और बेटा ये मेमोरी के अंदर एक बाइट लेती है, इट टेक्स 1 बाइट इन द मेमोरी। सिंगल कैरेक्टर हमेशा मेमोरी में एक बाइट ही लेता है, और आप सिंगल कैरेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैरेक्टर क्या होते हैं। अगर स्ट्रिंग कैरेक्टर को समझें भी तो देखिएगा, सीरीज ऑफ कैरेक्टर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, कि जब आप कैरेक्टर की एक सीरीज़ को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हो ना, तो आपके पास एक स्ट्रिंग कैरेक्टर बन जाता है। और क्या चीज़, इट कैन बी इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें आप लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स आदाद भी यूज़ कर सकते हो, ख़ास किस्म के अलामात भी जिसमें प्लस का सिंबल, हैश, स्टेरिक, ये तमाम अलामात को जब आप इकट्ठा इनक्लोज करते हो ना तो आपके पास एक स्ट्रिंग बन जाता है। और इनक्लोज किस तरह करते हो, डबल कोटेशंस के अंदर। इनको स्ट्रिंग लेटर लिटरल कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, इनक्लोज इन डबल कोटेशंस। अब सिंगल कैरेक्टर में क्या था, आप सिंगल कोटेशन यूज़ करते थे, और स्ट्रिंग कैरेक्टर में क्या होता है कि आप डबल कोटेशंस के अंदर उस टेक्स्ट को या उस क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स को इनक्लोज कर देते हो, तो आपके पास एक स्ट्रिंग कैरेक्टर बन जाता है। अब इसको मिसाल के ज़रिए देखिएगा, जैसे आई लाइक सी लैंग्वेज। अब आई भी एक कैरेक्टर है, ये स्मॉल, ये देखिएगा आई कैपिटल अपर केस लेटर में लिखा है और ये लिखा है स्मॉल लेटर्स में। ये सी जो सा है ये अपर केस में लिखा है, ये स्मॉल में लिखा है। जब आपने इनको डबल कोटेशन में बंद कर दिया तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग कैरेक्टर बन गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जो आपके पास होता है सिंगल कैरेक्टर, उसमें सिंगल कोटेशन में इंक्लूड किया जाता है, जबकि स्ट्रिंग कैरेक्टर में क्या होता है कि आप डबल कोटेशन के अंदर इंक्लोज करते हो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होता है। और जो होता है आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट, जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो मेमोरी में 1 बाइट लेता है, उसके लिए फिक्स है, और आप उसमें सिर्फ एक वैल्यू ही एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था इन कैरेक्टर्स का। अब हम क्या करते हैं, जो अभी तक हमने सीखा इसको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। बड़ी मज़े के क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको मज़ा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चे देखिएगा, एक इंटीजर कांस्टेंट 12 आपके पास एक इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि देखिएगा इसके 12 जो लिखा हुआ है, इसके बाद इसके साथ कोई इशारे की अलामत है नहीं, इसका कोई डेसिमल पार्ट है नहीं, इसलिए ये इंटीजर कांस्टेंट लाएगा। इस तरह दूसरा देखिएगा, ये लिखा हुआ 1.2।
अब 1.2 इसका देखिएगा आपके पास होल पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये आपके पास होगा रियल कांस्टेंट। एक और मिसाल से देखिएगा, अब देखिएगा ये आपने क्या किया है, प्लस के सिंबल को सिंगल कोटेशन के अंदर किया हुआ है, तो ये आपके पास क्या होगा, फिर ये आपके पास बचे होगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, फिर एक और देखिएगा -21, अभी -21 लिखा हुआ है, माइनस की अलामत साथ है, इसका सारी वाला हिस्सा नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, फिर एक इंटीजर कांस्टेंट। एक और देखिएगा 532.768 लिखा हुआ है, इसका देखिएगा होल पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है, तो ये फिर क्या होगा, फिर ये हमारे पास बची होगा रियल कांस्टेंट्स। अब और कुछ मिसालें देखते हैं ज़रा। अब ये देखिएगा आपने ए को बंद किया हुआ है या इनक्लोज किया हुआ है सिंगल कोटेशंस के अंदर, ये आपके पास एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। फिर एक और मिसाल देखिएगा -102.3, अब देखिएगा ये नेगेटिव की अलामत भी है, ये आपके पास क्या है, होल पार्ट है, और ये आपके पास है डेसिमल पार्ट, तो ये आपके पास क्या होगा, एक रियल कांस्टेंट होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा 41 लिखा हुआ है, 41 आपके पास क्या है, एक इंटीजर कांस्टेंट। अब बेटा इसमें एक और चीज़ देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 40.0, अब 40.0 आपके पास क्या होगा, एक रियल कांस्टेंट। उसकी वजह ये है कि देखिएगा ये 40 यानी 40 ये आपके पास रियल को होल पार्ट है, और ये इशारे के बाद एक 0 आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेसिमल पार्ट भी कंप्लीट हो, तो ये आपके पास एक रियल कांस्टेंट होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे देखिएगा यहाँ करेक्टर कांस्टेंट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर सिंगल करेक्टर कांस्टेंट नहीं लिखा या स्ट्रिंग नहीं लिखा। बेटा देखो करेक्टर कांस्टेंट्स की दो टाइप्स आती हैं, एक होती है सिंगल करेक्टर और एक आपके पास होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप करेक्टर कांस्टेंट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा आपने क्या किया, एक फॉरवर्ड स्लैश को इनक्लोज किया सिंगल कोटेशन के अंदर, तो ये आपके पास क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ठीक है, ये बेटा आपकी बुक की एक एक्टिविटी थी। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और ये आपको कुछ कोई आई होप इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि बेटा ये सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये आपको एक्टिविटी सॉल्व कराई है। तो चलते हैं आगे बेटा, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो बेटा अब हम इजाज़त चाहेंगे। काइंडली बेटा जो आज हमने लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने देखा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें कवर की। तो बेटा अब हम इजाज़त चाहेंगे। काइंडली सब्सक्राइब, like and share this lecture and make the part of our journey. Always बेटा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।